हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स का फर्स्ट यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। पिछले दो वीडियोस में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स के दो यूनिट्स कवर किए थे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एफडीएस के। तो ये इनसेम के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू इन फैक्ट दैट यू इफ़ यू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड स्टडी फ्रॉम द नोट्स दैट आई गिवन डाउन बिलो। नोट्स में डायरेक्टली मत जाओ, पहले वीडियो देख लेना, गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, देन यू कैन गो फॉर द नोट्स, क्योंकि कुछ कोड्स होंगे उसमें जो आपको समझ नहीं आएंगे इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो येट। तो पहले वीडियो देख लेना, देन गो थ्रू द नोट्स। मैं नोट्स भी इस तरीके के बना रहा हूँ और इनफैक्ट द वीडियो दैट आई एम मेकिंग इज ऑल्सो इन सच अ वे दैट जो PYQs है वो पूरे कवर हो जाने चाहिए, दैट यू वोंट हैव टू गो अगेन टू गेट दोज PYQ सोल्यूशंस डन। तो PYQ के सोल्यूशंस भी कवर होंगे, आपका यूनिट का कॉन्सेप्ट भी जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो we can expect 25 plus marks out of 30 if we stick to these videos and notes। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रोग्राम। प्रॉब्लम टू प्रोग्राम का मतलब है कि कोई भी एक रियल वर्ल्ड आपका प्रॉब्लम होगा उसको एक आप फंक्शनल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में कन्वर्ट करते हो। इसमें कुछ स्टेप्स है, मतलब प्रॉब्लम से कैसे आप प्रोग्राम की तरफ जाते हो। सबसे पहले आपका प्रॉब्लम है, एक रियल वर्ल्ड चैलेंज है जिसको सॉल्विंग चाहिए। एग्जांपल ले लो, सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक नंबर्स की लिस्ट है, आप उसे सॉल्व करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो आई मीन, तो वो आपका एक प्रॉब्लम है। अभी हम उसको एक प्रोग्राम में चेंज करने वाले। तो दूसरी चीज़ है सोल्यूशन। आपके पास एक कंसेप्चुअल प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप वो नंबर्स को सॉर्ट करोगे। अभी वो सोल्यूशन देने के लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको देखना है। पहला है एल्गोरिदम, अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अचीव द सोल्यूशन। सोल्यूशन देने के लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एग्जांपल दे दिया गया है यहाँ पे, बबल सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग। अपने को पता है कि हमें नंबर्स को सॉर्ट करना है, तो अभी क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, दैट इज यूज बबल सॉर्ट। तो वो आप एल्गोरिदम डिज़ाइन करोगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप बताओगे कैसे आप वो नंबर्स को सॉर्ट करोगे। देन यू हैव डेटा स्ट्रक्चर। डेटा का ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज करना जो एल्गोरिदम में यूज होगा उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे आपका जो डेटा है, जो नंबर्स है, उसको किस तरीके से स्टोर करोगे। हम अरेज में उसे स्टोर कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट्स में स्टोर कर सकते हैं, या ट्रीज में स्टोर कर सकते हैं। फिर है प्रोग्राम, ये है हमारी लास्ट स्टेप, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम टू क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल सोल्यूशन। एल्गोरिदम है आपका, अभी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और एक आउटपुट दोगे। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम से प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। दिस प्रोसेस इंश्योर्स अ लॉजिकल फ्लो फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम टू राइटिंग अ प्रोग्राम। नेक्स्ट है, अभी देखिए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना और डेटा स्टोर करना है जिसको आप बाद में एक्सेस या फिर मॉडिफाई कर पाओगे। ये देखिए, कंसिडर अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन एन अरे। ये अरे के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं और इनको हम अरे इंडेक्स कहते हैं। सो दिस इज योर इंडेक्स एंड दिस इज योर एलिमेंट 2 4 8 12। ये एग्जांपल है एक अरे का जिसमें सिक्वेंशियली जो है आपका डेटा स्टोर किया गया है। एक लिस्ट तो नहीं, लीनियरली जो है डेटा स्टोर किया है इसमें। ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। दिस वाज अ क्वेश्चन दैट हैड बीन आस्क्ड बिफोर। डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है? तो पहली बात है कि जो डेटा है आपका रॉ फॉर्म में होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा को लेकर आप प्रोसेस करते हो। डेटा की अगली स्टेप है इन्फॉर्मेशन। तो डेटा इज रॉ एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा आपका मीनिंगफुल हो भी सकता है या मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी हमेशा मीनिंगफुल होगी। डेटा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरली एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल देखो, हर स्टूडेंट के मार्क्स एक एग्जाम में जो है दे आर अ पीस ऑफ डेटा। सब स्टूडेंट्स के हमको मार्क्स पता है। अब वो मार्क्स के बेसिस पे हम उनका एक एवरेज स्कोर निकालेंगे क्लास का। तो आप कैसा कर रहे हो, आपके पास डेटा है, डेटा के हेल्प से आप कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, उनका एवरेज स्कोर निकाल रहे हो। एवरेज स्कोर तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते अनलेस यू नो व्हाट द मार्क्स देव गॉट। तो मार्क्स के बेसिस पे आप डिराइव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन। सो यू जस्ट रिमेंबर दैट डेटा इज इन रॉ फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ये पॉइंट्स आप याद रख लेना। अगला है अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, जिसको हम एडीटी कहते हैं। एडीटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्योरली जो आपका डेटा है उसको बिहेवियर
वो कैसा करता है उस पर ज्यादा फोकस करता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करता हो। आप क्या ऑपरेशन कर सकते हो वो बताता है, आप वो ऑपरेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करते हो उसकी तरफ वो नहीं देखता है वो। It describes what operations can be performed, not how they are performed, not how they are implemented. ADTs एक blueprint देते हैं डेटा स्ट्रक्चर के लिए, और आपका जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है, आप कैसे काम कर रहे हो वो नहीं दिखाता है, वो उसे हाइड करता है, बस क्या काम कर रहा है वो दिखाता है वो। Abstract data structure. ADT array can be declared as below. आप कैसे एक ADT अरे को डिक्लेयर करोगे, यहाँ पर दिखाया गया। फर्स्ट यू विल राइट स्ट्रक्चर अरे, उसकी वैल्यू और इंडेक्स, देन यू विल डिक्लेयर, सबसे पहला है क्रिएट अरे। क्रिएट आप कब क्यों करते हैं, हम एम्प्टी अरे को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट यूज करते हैं। फिर उसके बाद रिट्रीव यूज करते हैं हम, रिट्रीव अरे कॉमा इंडेक्स, जिसके अंदर आप एक अरे और एक इंडेक्स को इनपुट लेते हो और एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एन एरर को रिटर्न करते हो। और लास्ट है स्टोर, इंडेक्स वैल्यू पेयर के लिए हम स्टोर यूज करते हैं लास्ट में। तो इस तरीके का आप एक डिक्लेरेशन भी, एडीटी के ऊपर क्वेश्चन आया तो लिख देना, एडीटी के ऊपर क्वेश्चन 100% आएगा हर पेपर में। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन एडीटी। थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हो कि वो उसके बिहेवियर पर ध्यान देता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं फोकस करता है। और एक इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज बिलो, सबसे पहले डिक्लेयर करना स्ट्रक्चर अरे लिखने के बाद, देन यू विल क्रिएट एन एम्प्टी अरे, उसके बाद आप रिट्रीव करोगे एक अरे और इंडेक्स को, और फिर स्टोर करोगे आप इंडेक्स वैल्यू पेयर को। तो ये 4 लाइन का सिंपल आप लिख सकते हो उसका डिक्लेरेशन। देन यू हैव लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये भी डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैटिक, डायनामिक। तो सबसे पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर आपका जो डेटा है इट इज अरेंज्ड इन अ लिस्ट और इन अ स्ट्रेट सीक्वेंस। ये देखिए स्ट्रेट सीक्वेंस में डेटा को अरेंज किया गया है, 1 के बाद 4, 5, 6, 7। लीनियरली जो है आपका डेटा स्टोर होता है। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम टू शो हाउ इट इज शोन। ये एक अरे का एग्जाम्पल है। अरे और लिस्ट जो है आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं। अगला है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो है ना आपका डेटा अरेंज किया जाता है एक हायरार्कियल मैनर में। इसमें जो है ना नोड है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते थे, उसके बाद 1 था, उसके बाद 2, 7, मतलब एक के बाद एक था। आफ्टर दिस इट वाज दिस, देन इट वाज दिस। लेकिन इसमें एक ही चीज मल्टीपल नोड से कनेक्टेड आपको दिख रही है। ई कितने चीजों से कनेक्टेड है। Hence traversing sequentially is not possible। उसमें आप सीक्वेंस से जा रहे थे एक के बाद एक के बाद एक। इसमें एक के बाद एक वाली चीज नहीं है, इसमें एक ही मल्टीपल नोड से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल उसका आप लिख दो ट्रीज और ग्राफ्स। अगला देखते हैं हम स्टैटिक एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें आपकी मेमोरी की साइज फिक्स की जाती है पहले से। वन हैज टू एलोकेट द साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बिफोर यूजिंग इट। इससे क्या होता है, आप का डेटा जो है आप पहले ही अलोकेट कर दे रहे हो मेमोरी। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मेमोरी वो ज़्यादा पड़ रही है, मतलब आपने ज़्यादा मेमोरी अलोकेट कर दी पर आप उतनी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो जो अलोकेटेड मेमोरी है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा मेमोरी लग रही होगी कभी, तो वहाँ पर आपको मेमोरी कम पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे वेस्ट होने का चांस होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में। फिर डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी अलोकेट और डी अलोकेट कर सकते हैं। इफ आई थिंक दैट आई नीड मोर मेमोरी सो आई अलोकेट मोर ऑफ इट, एंड इफ आई थिंक दैट इतनी मेमोरी मेरी वेस्ट हो जाएगी सो आई कैन डी अलोकेट दैट मेमोरी, उतनी मेमोरी में हटा सकता हूँ इन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट जो है एक एग्जाम्पल है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर का। हर नोड जो है अगले नोड को पॉइंट करता है। The user can create as many nodes as he want and then he can deallocate the memory which he doesn't want to utilize। तो यही डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर से स्टैटिक का फायदा है कि आपकी मेमोरी यहाँ पर वेस्ट नहीं होती है डायनेमिक में। देन द नेक्स्ट इज परसिस्टेंट एंड इफर्मल डेटा स्ट्रक्चर। परसिस्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो पर मॉडिफाई नहीं कर सकते आप उस डेटा को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी मैसेज को एडिट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आई एम एडिटिंग अ मैसेज, तो जब वो मैसेज एडिट होता है तो आप आपका पुराना मैसेज नहीं देख सकते। तो वो ये उसमें वैसा नहीं होता।
इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ दैट। अगर आप आपका मैसेज एडिट कर रहे हो तो वो पुराना मैसेज भी दिखाएगा, ये पुराना मैसेज था, और ये एडिटेड वर्जन जो है आपका नया मैसेज ऐसा दिखाएगा। इट हैज़ टू वर्जन्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। पहले वाला जो है वो सेव होता है जो हमने एडिट नहीं किया था, और दूसरा वाला वो नए वर्जन में सेव होता है। तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते बट आप उसको एक्सेस कर सकते हो, और जो नया वर्जन क्रिएट करके उसमें आप चेंज कर सकते हो, ऐसा आप उसको समझिए। इफॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर में कैसा होता है, ये इट ओनली अलाउज वन वर्जन। जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप में मैं एडिट कर दे रहा हूँ, देन यू कैन नॉट सी योर प्रीवियस मैसेज। वैसा ही आप जब आपके डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करते हो, व्हेन यू चेंज इट, द प्रीवियस वर्जन इज लॉस्ट। पुराना वाला डेटा आपको नहीं दिखेगा, न्यू आपने जो मॉडिफाई किया है वो ही आपको इसमें दिखेगा इफॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर में। देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, देर आर 6 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। वन बाय वन हम स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला है आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आपको करना, ये आपकी सबसे पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप होती है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसको समझना होगा। तो समझने के लिए उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या है 3 एस्पेक्ट्स? सबसे पहला है नॉलेज बेस। कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी आदमी के लिए सॉल्व कर रहे हो। इफ आई एम सॉल्विंग इट फॉर अ क्लाइंट, देन आई नीड टू टेक नॉलेज फ्रॉम हिम व्हाट ही वांट्स। मुझे उसका एक्चुअल प्रॉब्लम जो है अंडरस्टैंड करने के लिए उससे नॉलेज लेना होगा पहले। दूसरी चीज़ है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना है। अगर समझिए मुझे कोई लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे खुद पहले लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फिर तीसरा है कम्युनिकेशन। फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम द डेवलपर मस्ट कम्युनिकेट विद देयर क्लाइंट। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग के नेक्स्ट स्टेप है, तीसरी स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑल्टरनेटिव वेज आपको निकालने हैं। आप क्या क्या मेथड्स, अलग अलग मेथड्स से सॉल्व कर सकते हो। क्यों ऐसा आपको करना है? क्योंकि यू कैन देन सेलेक्ट द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स दैट यू जस्ट प्रोड्यूस्ड। उसमें से आप बहुत सारे आपको ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, देन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट वर्जन आउट ऑफ देम। फिर है लिस्ट द इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द सिलेक्टेड सोल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप आपके इंस्ट्रक्शंस को आप लिस्ट कर दोगे नॉलेज बेस के बेसिस पे। फिर लास्ट में इवैल्यूएट द सोल्यूशन। जब आपका सोल्यूशन इवैल्यूएट हो जाएगा फाइनली, तो आप चेक करोगे वो करेक्ट है या नहीं है, और अगर करेक्ट है तो वो आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो ये 6 स्टेप्स आप याद रखना। सबसे पहली स्टेप थी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड के लिए आपको 3 एस्पेक्ट्स थे, नॉलेज बेस, सब्जेक्ट और कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद है अगली स्टेप, ऑल्टरनेटिव्स निकालो सॉल्व करने के लिए, और ऑल्टरनेटिव्स में का बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव था उसको उठा लो। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन लिस्ट करो, और लास्ट में सोल्यूशन आपका इवैल्यूएट करो। फिर है डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ डिफिकल्टीज आपको आ सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो क्या है? सबसे पहला तो ये लोगों को पता नहीं होता एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। फिर दूसरी चीज़ है, बहुत सारी बार लोग डर जाते हैं डिसीजंस लेने में, ये सही होगा नहीं होगा, तो वो चक्कर में भी आपका जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी आ सकती है। वाइल फॉलोइंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, पीपल कंप्लीट 1 और 2 स्टेप्स इनएडिक्वेटली। 1-2 स्टेप बीच में के गलत हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला आपका। फिर उसके बाद दे डू नॉट जनरेट द सफिशिएंट लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखिए ये बहुत एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ऑल्टरनेटिव्स नहीं लिस्ट करते हो अच्छे से, तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप कोई भी एक सड़ी सी सिचुएशन ले लोगे, जिस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हो उसको बहुत टाइम कंज्यूम होता होगा, और लास्ट में वो शायद सॉल्व भी नहीं होगा। अगर आप ऑल्टरनेटिव्स निकालते हो, देन यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट वन आउट ऑफ देम। तो लोग ऑल्टरनेटिव्स नहीं निकालते, उससे भी कुछ जो है प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद है द सीक्वेंस ऑफ सोल्यूशन इज नॉट डिफाइंड लॉजिकली, और द फोकस ऑफ डिजाइन इज समटाइम्स ऑन डिटेल्ड वर्क बिफोर द फ्रेमवर्क सोल्यूशन। लॉजिकली जो है आप उसको डिफाइन नहीं करते हो आपके सोल्यूशन को, और जो फोकस है वो आप डिटेल्ड वर्क पे कर देते हो फ्रेमवर्क सोल्यूशन की जगह पर। व्हेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन कंप्यूटर, देन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर इज मोस्ट क्रूशियल टास्क। With lack of knowledge base, one cannot write the proper instruction set for the computer. अगर आप knowledge base अच्छे से नहीं ले रहे हो, तो कंप्यूटर में जब आप कोड लिखोगे आपका, तो तब आप काम नहीं कर पाओगे। तो knowledge base का भी लेना वही ज़रूरी है। डिफ़िकल्टीज़ का अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो हमने जो पहले देखा था
किस तरीके से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, वो स्टेप्स नहीं हो रहे हैं, ऐसा आप डिफ़िकल्टी में लिख सकते हो कि ये स्टेप नहीं हो रही, ये स्टेप नहीं हो रही, इसलिए आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम का आप डेफिनेशन याद रखें ना, अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स और इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशंस और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस। बस एल्गोरिदम का एक डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स, दिस वाज अ क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा गया है, राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स। पहला है कि आपका जो है क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एल्गोरिदम आपका अनएम्बिगुअस होना चाहिए, ईच ऑफ इट्स स्टेप्स शुड बी क्लियर इन ऑल एस्पेक्ट्स, और एक मीनिंग के तरफ वो बताना चाहिए, दैट्स व्हाट अनएम्बिगुअस मीन्स, एक मीनिंग उसका निकल के आना चाहिए। एल्गोरिदम का जीरो या फिर एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, जीरो इनपुट्स भी हो सकते हैं, उसमें आप कुछ इनपुट ही नहीं दे रहे हो एल्गोरिदम में, ये भी केस हो सकती है, बट आउटपुट जो है मिनिमम एक आउटपुट तो आपका एल्गोरिदम कुछ ना कुछ देना चाहिए। देन यू हैव डेफिनेटनेस, ऑल एल्गोरिदम्स इन ऑल इंस्ट्रक्शंस इन एन एल्गोरिदम मस्ट बी डेफिनेट एंड ईजी टू इंटरप्रेट। फिर है फाइनाइटनेस, सब कुछ फाइनाइट होना चाहिए, आपका जो प्रोग्राम है वो एक फाइनाइट टाइम के बाद टर्मिनेट होना चाहिए, इट शुड बी एबल, यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एल्गोरिदम जो है लैंग्वेज से कुछ उसका लेना देना नहीं होना चाहिए, उसमें आप प्रोग्रामिंग की कोई C++ के जावा के एस्पेक्ट्स नहीं डालना चाहिए आपको, प्लेन इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं आदमी है उसको भी अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, सो इट शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। फिर हम एक एल्गोरिदम देखेंगे, एल्गोरिदम टू कंप्यूट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। ये जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैं वन बाय वन इसके स्टेप्स यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहली स्टेप तो हमेशा सेम होती है आपकी, स्टेप 1 में आप करते हो स्टार्ट। तो अभी आपको क्या करना है, कंप्यूट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। इसका मतलब है कि आपको कोई डिजिट्स दिए जाएंगे, लाइक अगर आपको 5 4 3 दिया गया तो 5 और 3 में आप 5 + 4 + 3 कर दोगे, आई मीन द प्रोग्राम विल डू दैट, यू वोंट डू इट। तो आपको ये नंबर के बाद ये आउटपुट आना चाहिए 12। तो इस तरीके से काम होने के लिए हम एक एल्गोरिदम जो है यहाँ पे अभी लिखने वाले। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है, आप इनपुट करोगे नंबर, स्टार्ट कर दिया, अभी आप ले रहे हो नंबर का इनपुट, इनपुट द नंबर, जो भी नंबर जिसका आपको सम चाहिए वो मैं यहाँ पर नम ऐसे NUM के फॉर्म में ले रहा हूँ। फिर हम स्टेप 3 जो है उसमें हमारा जो सम है उसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, इनिशियलाइज सम टू 0। तो सबसे पहले हमने इनपुट लिया बंदे से, और फिर सम हम जो हमारी तरफ से देने वाले आउटपुट में वी आर इनिशियलाइजिंग इट टू 0। फिर एक चीज़ आपको करनी है, अगर आपका नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है, वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज अगर वो लेस देन 0 है तो फिर सेंस ही नहीं बनता, उसमें आप सम कैसे निकालोगे उस नंबर का। तो सो ओनली व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 रिपीट स्टेप्स 5 to 7। अभी जो अगले स्टेप्स है हम उसको रिपीट करते जाएंगे। स्टेप 5 ये है हमारी नेक्स्ट स्टेप। इसके अंदर हम डिजिट का जो है लास्ट डिजिट, जो भी हमको नंबर दिया जाएगा उसका लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, देखिए नम %10, इससे कैसा होगा, आप उसको आई एम सॉरी, इसको हम एक इनिशियलाइज भी तो करना होगा, एक वेरिएबल असाइन करेंगे डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू नम %10। इससे क्या होता है, ये जो है आपको रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ 543, तो इसका जो 10 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी 3, क्योंकि 54 उसका आंसर आ जाएगा, 54 वुड बी द क्वोशंट एंड 3 वुड बी द रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप लास्ट नंबर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, उसका 5 और 3 है तो मैं 3 को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हो, तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट ही आता है वो नंबर का। तो 3 जो है हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
अब अपनी जो अगली स्टेप होने वाली है, स्टेप 6, इट वुड बी टू ऐड डिजिट टू सम। स्टेप 6, ऐड डिजिट टू सम। अभी जो हमारा डिजिट आया है वो हम अब सम में ऐड कर देंगे, और जो सम हमारा होगा अब, दैट विल बी सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, जो पिछला डिजिट हमने निकाला था। तो 543 के केस में 3 जो है आपका डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा और उसको आप ऐड कर दोगे आपके सम में। फिर है रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम नम बाय परफॉर्मिंग इंटीजर डिवीजन। नंबर से आपको जो लास्ट डिजिट है उसको रिमूव कर दोगे इंटीजर डिवीजन के हेल्प से। रिमूव द लास्ट डिजिट from num by integer division। इंटीजर डिवीजन आप कैसा करोगे, num इज इक्वल टू num बाय 10 से हम उसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जिसके वजह से जो लास्ट डिजिट है हमारे नंबर का वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 8, प्रिंट। क्या प्रिंट करना है हमको, सम प्रिंट करना है, प्रिंट सम, या फिर आप आउटपुट सम भी लिख सकते हो। और लास्ट स्टेप जो है, फाइनल स्टेप, इट विल बी टू स्टॉप। तो ऐसा एल्गोरिदम आप लिख देना अगर ये क्वेश्चन आया तो, एल्गोरिदम टू कंप्यूट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, स्टार्ट से स्टॉप की तरफ। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, नंबर जो भी सामने वाला देगा, इन दिस केस 543 वो दे रहा है, तो हमारा काम क्या है, 5 + 4 + 3 का सम उसे देना। सबसे पहले हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर नम ग्रेटर देन 0 है तो ही आगे की स्टेप्स होगी, अगर नम लेस देन 0 है नंबर तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में कोई सेंस नहीं बनता। एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। एक्सट्रैक्ट कैसा करोगे, लास्ट डिजिट उसको डिवाइड करोगे और जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ पर आप डिजिट में स्टोर करोगे। फिर अगली स्टेप है ऐड डिजिट टू सम। सम के अंदर आप वो डिजिट को ऐड कर दोगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। ऐसा होते होते जो है आपका पूरा सम आ जाएगा। अभी 3 आ गया, फिर 3 आने के बाद हमको वो 3 को हटा देना है वहां से, रिमूव द लास्ट डिजिट फ्रॉम नम। मतलब 5 और 3 है, अब ये 3 को कट कर देना है क्योंकि ये 5 और फिर से अगले स्टेप पर जाएगा और इसको आप 10 से डिवाइड करोगे। 5 और को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो क्वोशंट है वो आ जाएगा 5 और जो रिमाइंडर है वो आएगा 4। फिर ये 4 को आप उसके अंदर ऐड करोगे, किस में ऐड करेंगे हम, सम में। ये आपका डिजिट है, 4 जो है आपका ये डिजिट है, तो सम प्लस डिजिट, सम में ऑलरेडी 5 था तो ये 5 + 4 जो है 9 होगा। फिर से वो वापस जाएगा उसी तरीके से और 5 + 4 + 3 दिखाएगा। नम इज इक्वल टू नम, इंटीजर डिवीजन करना है 10 से और लास्ट में आप सम को प्रिंट करोगे और स्टॉप कर दोगे। ओके, ब्लैंक पेज यहाँ पे। अब बात करते हैं हम सूडो कोड की। तो सूडो कोड जो है ना वो है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को ही आप थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट स्टेट में बताते हो। इंटरमीडिएट स्टेट किसकी, एक एल्गोरिदम की और एक आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, बीच की स्टेट उसे आप कहते हो। सूडो कोड कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, वो बस एक नॉर्मल कोडर के लिए समझने के लिए हम उसे लिखते हैं सूडो कोड में। सूडो कोड की आपको आइडिया ऑलरेडी होगी, हमको पीपीएस में ये था फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी। सूडो कोड इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन एन आइडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो बीच की स्टेट है वो दोनों के। चलिए अभी एक सूडो कोड का एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा गया था। सूडो कोड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, इनपुट n क्या है यहाँ पे, द नंबर जिसका आप, द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ, जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है वो आपका नंबर है n, जिसका हम अभी इनपुट ले रहे हैं। फिर हम जो हमारा फैक्टोरियल है इनिशियलाइज कर देंगे उसको, फैक्टोरियल इक्वल टू 1। फैक्टोरियल हमारा सबसे पहले 1 से हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। इफ़, ये देखिए इफ़ जो है आपका नंबर अगर लेस देन 0 है तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे कि कुछ भी प्रिंट कर दो, कैन नॉट फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर्स।
क्योंकि निगेटिव नंबर्स का हम फैक्टोरियल नहीं ढूंढ सकते। ऐसा मैंने लिख दिया एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अगली स्टेप है फॉर i इज इक्वल टू 0 टू n। i 0 से लेके n तक हमने एक फॉर लूप क्रिएट कर दिया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू i। और लास्ट में आप आउटपुट कर देना, आउटपुट की जगह मैं प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट व्हाट टू प्रिंट फैक्टोरियल। तो ये कुछ कोडिंग टाइप दिखता है बट इट्स नॉट एक्चुअली अ कोड। ये कोड कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल दोगे रन नहीं करने वाला है, इट्स जस्ट अ सूडो कोड टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो इस सूडो कोड से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर का इनपुट ले रहे हैं और उसका फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल इक्वल टू 1 कर दिया हमने, n यूजर से लिया, अगर n 0 से कम है तो निगेटिव नंबर्स का हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। फिर एक फॉर लूप क्रिएट किया i इक्वल टू 0 से n तक, फैक्टोरियल जो है वो होगा फैक्टोरियल इंटू i, और फैक्टोरियल आप यहाँ पर प्रिंट कर दोगे। फिर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है सिंपल है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। आपके एल्गोरिदम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ वर्क फ्लो और प्रोसेस। अभी ये एग्जांपल है, फ्लो चार्ट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन आया था, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कोई इंटीजर का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट की आइडिया सबको होगी ऑलरेडी आई गेस, अगर नहीं है तो एक जनरल आइडिया आपको मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो ये देखो, कभी भी आप स्टार्ट करते हो ना तो इस तरीके का ऑपरेटर यूज करते हो। स्टार्ट और स्टॉप के लिए सेम है, स्टॉप यहाँ पर है, यू कैंट सी इट, थोड़ा सा अंदर चला गया, बट इट्स द सेम एज दिस वन। और आप कभी रीड कर रहे हो, कंप्यूटर को कुछ टास्क दे रहे हो रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए, तो आप ऐसा वाला ऑपरेटर यूज करते हो। यू विल रीड द नंबर टू बी चेक फ्रॉम द यूजर, मतलब आप इनपुट ले रहे हो यूजर से। फिर ना अगर आप इफ वाला टर्म ले रहे हो, डिसीजन वाला अगर कभी भी काम होता है यहाँ पे, इफ नंबर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 देन फॉल्स। तो ये फॉल्स ट्रू वाला जब भी है तो आप ये वाला ऑपरेटर डायमंड वाला यूज करते हो। कुछ भी रीड करना है, इनपुट लेना है या आउटपुट देना है तो आप ये वाला यूज करते हो। स्टार्ट स्टॉप के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज करते हो। देन इनिशियलाइज लूप वेरिएबल i इक्वल टू 0। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज समथिंग, कुछ भी असाइन कर रहे हैं हम वैल्यूज को, तो i इक्वल टू 0 आप ये रेक्टेंगल वाला यूज करोगे। तो समझिए, आपको कुछ भी इनपुट ले रहे हैं या फिर आउटपुट दे रहे हैं तो ये वाला ऑपरेटर, स्टार्ट स्टॉप के लिए ये वाला ऑपरेटर, और डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाला डायमंड ऑपरेटर। इज नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर फॉल्स है तो सीधा आप लिख दोगे दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नंबर ग्रेटर है इट इज ट्रू, फिर आप लूप वेरिएबल में i इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर दोगे। फिर चेक करोगे कि आपका जो i है, नंबर क्या है, ये नंबर यूजर से हमने इनपुट लिया है, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू नंबर। अगर ये भी फॉल्स है, i जो है आपका नंबर से छोटा है, तो आप उसे फॉल्स कह दोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे आप, इज नंबर इक्वल टू i इंटू आई। तो अगर ये फॉल्स हो रहा है देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, और वापस ये ऊपर ही चला जाएगा। और अगर ट्रू है तो डायरेक्टली आप ये कर दोगे दैट इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब i इंटू आई वो स्क्वायर है क्या पता करने के लिए हम इसे करते हैं। देन यू विल डिस्प्ले दैट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं हो रहा है तो। थोड़ा सा देख लेना, ये नोट्स में भी अवेलेबल है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। फिर आते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो चलिए अभी बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू रन। एक एल्गोरिदम को रन करने के लिए कितनी आपको द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट यू नीड, इट इज नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टू कंप्यूट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम दो फैक्टर्स यूज करते हैं, कांस्टेंट और इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। वो स्पेस रिक्वायरमेंट का एक फॉर्मूला है विच इज एस ऑफ पी इज सी प्लस एस पी। तो यहाँ पर सी जो है ये आपका कांस्टेंट होता है, और ये जो एस पी है ये इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये सी जो है ये हमारा फिक्स्ड पार्ट रहता है, ये चेंज नहीं होता। जो इनपुट आउटपुट की स्पेस है उसको आप सी बोलते हो, और जो इंस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है उसको आप एस पी बोलते हो। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एस पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी, और थोड़ा सा उसका डेफिनेशन भी आप याद रख लेना।
अब मेन पार्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे दो तीन क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इज स्पेस एंड द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करना है किसी की, तो ये तीन चीजें आप ध्यान में रखना। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द एल्गोरिथम। बेसिक ऑपरेशन क्या है एल्गोरिथम का, वो आप देखोगे। फिर उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी काउंट निकालोगे। फ्रीक्वेंसी काउंट के भी ऊपर क्वेश्चन आता है। फ्रीक्वेंसी काउंट का मतलब है जो भी आपका प्रोग्राम है उसके स्टेप्स आप काउंट करते हो, और उसको आप हम स्टेप काउंट भी बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर तीसरा है कंसिडर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी काउंट। मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है, उसको आपको पता कर लेना है। वो क्या है, मैं आपको ये बस इतना आप याद रख लेना कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी काउंट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, हम आगे देखेंगे। असिम्प्टोटिक नोटेशंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है और आने के चांसेस है। असिम्प्टोटिक नोटेशंस हम इसलिए यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की बताने के लिए इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज n इनपुट साइज रहता है, और उसको आपको बताना है कि इनपुट जब आपका बड़ा होता जा रहा है, एज योर इनपुट इज ग्रोइंग लार्ज, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वो बताने के लिए हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करते हैं। तीन टाइप के असिम्प्टोटिक नोटेशंस हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है बिग ओ नोटेशन, उसके बाद है थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। तो चलिए अब वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बिग ओ नोटेशन। यही हम जनरली यूज करने वाले हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी आप बिग ओ ही यूज करोगे। ये उसका ग्राफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कांस्टेंट वाला है वो ज़्यादा बड़ा है, और जो नॉर्मल आपका fn है वो उससे कम है। बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब्स द अपर बाउंड ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। बिग ओ नोटेशन जो है आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड बताता है। वो बोलता है वर्स्ट केस सिनेरियो, हाउ मच टाइम और स्पेस द एल्गोरिथम विल टेक इन द वर्स्ट पॉसिबल केस। आपका एल्गोरिथम कितनी स्पेस या टाइम लेगा इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे बड़ा जब आपका इनपुट हो जाएगा, इफ योर इनपुट ग्रोज वे टू लार्ज, तब आपका जो टाइम और स्पेस है वो कितना होगा, आप बिग ओ नोटेशन से बताते हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है fn यहाँ पर कम है, और जो c है आपका कांस्टेंट इनपुट हैज ग्रोन लार्ज, इनपुट आपका बड़ा हो गया है आपके fn से। ये ग्राफ याद रख लेना एंड यू कैन ड्रॉ इट फॉर दैट बिग ओ नोटेशन। फिर इसका डेफिनेशन देखो, एक फंक्शन fn को हम OGN तब कह सकते हैं जब आपका कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 है, और जो n0 है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, fn इज स्मॉलर देन और इक्वल टू CGN। c यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, जो हमने अभी देखा। कांस्टेंट अपर बाउंड मैंने कहा था, इट इज लार्ज, इट व्हेन इट ग्रोज लार्ज, तब आपका जो है fn कितना रहेगा वो हम पता करेंगे। इसका मतलब है कि fn विल नॉट ग्रो फास्टर देन gn फॉर लार्ज इनपुट्स। जैसे ही हमने देखा fn हैजंट ग्रोन लार्ज, gn हैज ग्रोन मच लार्जर। एग्जाम्पल है, देखिए, एक लीनियर सर्च थ्रू एन अरे कर रहे हो आप n एलिमेंट्स की, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वहां पर on हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब आपकी वर्स्ट केस रहेगी तो एटमोस्ट लीनियर टाइम लगेगा आपको। दूसरा है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन में दो चीजें देखी जाती है, इसको हम बोलते हैं टाइटली बाउंड। वो पहले हमने अपर बाउंड देखा था, अब ये टाइट बाउंड है। यहाँ पर जो है लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। इट टेल्स यू द exact asymptotic behavior, meaning it represents both the upper bound and lower bound of the algorithm। ये आपको दोनों बताता है। बिग ओ में हमने बस अपर बाउंड देखा था। डेफिनेशन देखो, फंक्शन fn को हम तब बोलते हैं थीटा gn जब c1 c2 ग्रेटर देन 0 है। पहले क्या देखा हमने, बस आपका कांस्टेंट एक ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर दो कांस्टेंट्स क्यों लिए, एक अपर बाउंड के लिए और एक लोअर बाउंड के लिए। c1 gn जो है इट इज स्मॉलर देन इक्वल टू fn एंड c2 जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू fn फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0। इसका मतलब है कि जो fn है इट ग्रोज एट द सेम रेट एज gn एज द इनपुट ग्रोज लार्ज। आपका जो इनपुट भी बड़ा होगा तो आपका जो fn है वो भी उसके साथ साथ बड़ा होगा। इसका एग्जाम्पल है, फॉर एन एल्गोरिथम दैट रन्स एग्जैक्टली n स्टेप्स फॉर इनपुट साइज n।
n इनपुट साइज है, एग्जैक्टली n स्टेप्स लगते हैं, तो ये उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। तो स्टेप्स के हिसाब से जो है आपका एल्गोरिदम भी उतना ही टाइम लेता है। The time complexity is theta, and this means that for large inputs, the time complexity is both upper and lower bounded by a linear function. फिर है ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन में आप देख सकते हो कि जो gn है वो काफ़ी नीचे है fn के कंपैरिजन में। तो जो gn है इट इज़ लोअर बाउंड, it describes the lower bound of an algorithm. It tells you the best case scenario, the minimum time or space an algorithm will take. सबसे पहले हमने बिग ओ नोटेशन में क्या देखा, अपर बाउंड, वो हमें वर्स्ट केस सिनारियो बताता है। जब आपका इनपुट बहुत बड़ा हो जाएगा तो कितना टाइम और स्पेस आपको लगेगा। तो उसमें जो आपका gn था वो ऊपर रहता था fn से। फिर उसके बाद हमने देखा थीटा नोटेशन, जिसके अंदर fn बीच में होता है, c1 gn ऊपर, c2 gn नीचे। और लास्ट में है ओमेगा नोटेशन, जिसके अंदर gn जो है fn से नीचे है, इट इज लोअर बाउंड। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन सबका सेम है, c ग्रेटर देन 0 n 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फॉर्मूला भी सिमिलर ही है। देखिए यहाँ पे fn जो है ग्रेटर देन इक्वल टू cgn है। क्यों ग्रेटर है? fn यहाँ पर ऊपर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर fn बीच में होता है, c1 से बड़ा है और c2 से छोटा है। और यहाँ पर पहले वाले में हमने देखा कि fn जो है छोटा है, gn बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर gn ऊपर था। तो सबसे पहले fn छोटा रहेगा, फिर सेकेंड केस में थीटा नोटेशन में fn बीच में रहेगा, इट इज टाइटली बाउंड, और लास्ट में ओमेगा नोटेशन में जो है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू cgn। इसका मतलब है कि एटलीस्ट gn टाइम लगेगा उसको लार्ज इनपुट्स के लिए, आपके fn फंक्शन को। एग्जाम्पल दिया गया है कि लीनियर सर्च में बेस्ट केस तब होता है जब आपका एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में आप देखते हो, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाती है ओमेगा 1। आपको असिम्प्टोटिक नोटेशन में ओमेगा नोटेशन के बारे में और थीटा नोटेशन के बारे में बस थोड़ा सा इतना ही पढ़ लो, डेफिनेशन याद कर लो, इसका फॉर्मूला याद कर लो, बस उतना आप याद कर लोगे तो चलेगा। बट बिग ओ नोटेशन आपको आगे भी यूज में आने वाला है। दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। ये क्वेश्चन आया था कि स्टेप काउंट मेथड क्या है, आप कैसे स्टेप काउंट मेथड से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालोगे कोई प्रोग्राम की। सो सी दिस, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। स्टेप्स काउंट करके आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करते हो आपके प्रोग्राम की। ईच लाइन ऑफ कोड इज असाइंड अ स्टेप काउंट and the total number of steps is then expressed as a function. लास्ट में आप fn is equal to करके जो भी आपने स्टेप काउंट निकाला है उसको ऐड कर देते हो, उसका सम निकालते हो, और लास्ट में बिग ओ नोटेशन के बेसिस पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो। देखिए, स्टेप्स टू अप्लाई द स्टेप काउंट मेथड। स्टेप काउंट मेथड को कैसे आप अप्लाई करोगे? सबसे पहले आप करोगे आइडेंटिफाई बेसिक ऑपरेशंस इन द एल्गोरिथम। बेसिक ऑपरेशंस आप उसमें देख लोगे, असाइनमेंट है, कोई वैल्यू आप असाइन कर रहे हो, फिर कंपैरिजन है या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, ये आप देखोगे और इनको आप वैल्यू असाइन करते हो 1। फिर है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच बेसिक ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड ऑफ द इनपुट साइज n। n कितने बार आपने वहां पर लिखा है वो आप देखते हो, वो n कहाँ लिखेंगे मैं बताऊंगा। सम ऑफ द टोटल स्टेप्स, लास्ट में जो भी है आपका n+1 इंटू n, जो भी है आप सबको सम कर दोगे एंड देन यू विल एक्सप्रेस इट यूजिंग बिग ओ नोटेशन। तो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, इसकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी थी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो भी असाइनमेंट वाले कोड्स होते हैं या कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हो आप, तो उनकी जो है काउंट उनका क्या होता है, उनका काउंट होता है 1। तो इस सबसे पहले वाले का काउंट होने वाला है यहाँ पर 1। फिर ये देखिए, जहाँ पर भी फॉर लूप है ना, आपको सीधा सीधा वहाँ पे n+1 लिख देना है। जहाँ पर भी आपको लूप दिखेगा सीधा आप वहाँ पे n+1 लिखोगे। यहाँ पे भी लूप है, ये फॉर के लिए मैंने यहाँ पर n+1 लिख दिया, और अभी इसके लिए भी मैं यहाँ पर एक n+1 लिख दूंगा। और ये सिंपल असाइनमेंट है, तो इसका जो वो रहने वाला है वो 1 रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था असाइनमेंट रहो या फिर कोई डिक्लेरेशन रहो आप उसको 1 दोगे। अभी देखिए, दूसरी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि लूप के अंदर कोई भी चीज़ है ना, तो उसको आप n से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप है, तो इसको आप n से मल्टीप्लाई करोगे।
फिर ये फॉर लूप के अंदर दूसरी चीज है, तो आप इसको n से मल्टीप्लाई करोगे, इसको n से हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि फॉर लूप 2 बार है ना, ये आउटर लूप है फिर ये इनर लूप है, तो एक लूप का मैंने n यहाँ पे लिखा, फिर दूसरे लूप का भी n मैंने यहाँ पर लिखा। अगर और एक कोई चीज होती यहाँ पे और कुछ असाइनमेंट का कोड होता तो भी हम सेम चीज करते, और अगर वो ये लूप के बाहर होता तो हम एक लूप के हिसाब से उसको बस इंटू n करते थे। तो ये देखो अभी आपका क्या काम है, बस इसको आपको टोटल कर देना है। तो आप लिखोगे fn इज इक्वल टू 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस n इंटू n। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी, ये 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 प्लस n प्लस ये n अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी n स्क्वायर प्लस n, और फिर ये n इंटू n हो जाएगा आपका n स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, n स्क्वायर विल बी 2n स्क्वायर, सो इट विल बी 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। तो ये आपका fn है, फंक्शन जो है आपका व्हाट इज इट, इट इज 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। तो ये आप fn लिख देना। अब इसको हम ना बिग O नोटेशन में बताएंगे, वो कैसा करना है आपको, इसमें सबसे बड़ी पावर वाला जो टर्म है ना n का, उसको ले लो और बस उतना लिख दो। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है n स्क्वायर वाली, सो व्हाट एवर आंसर वुड बी इज O n स्क्वायर। बिग O नोटेशन में हमने जो है इसको बता दिया, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो स्टेप काउंट मेथड से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढ ली। दिस इज योर what is it, it is your टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे असाइनमेंट कहाँ पर है, असाइनमेंट या फिर डिक्लेरेशन जहाँ भी है आप उसको 1 दोगे, जहाँ पे भी फॉर लूप है या जो भी लूप है आप उसको n+1 दोगे। अगर लूप के अंदर कोई चीज़ है तो उसको आप n से मल्टीप्लाई करोगे। अगर और एक लूप होता है यहाँ पर और एक फॉर लूप होता कोई, और उसके अंदर ये अगर होता, ये कोई होता फॉर लूप और उसके अंदर अगर ये रहता, तो और एक n से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता था, बट दैट्स नॉट द केस, बस 2 बार था। तो ये आपका आंसर आने वाला है इसका। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, देयर आर चांसेस दैट इट वुड बी आस्क्ड अगेन। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से आप स्टेप काउंट मेथड से फाइंड कर सकते हो। अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक है विच इज एनालिसिस ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लॉगरिथमिक। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स इज ऑफन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ नंबर ऑफ ऑपरेशन ग्रोज रिलेटिव टू द इनपुट साइज n। n के इनपुट साइज के हिसाब से कैसा वो ग्रो करता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो आप फाइंड करते हो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट से। ये सेम चीज़ है जो हमने अभी पहले देखी। देखो सबसे पहला है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON। द नंबर ऑफ ऑपरेशन ग्रोज प्रोपोर्शनली विद द इनपुट साइज n के हिसाब से वो ग्रो करता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर लूप है, तो मैंने कहा एक फॉर लूप अगर है तो आप क्या उसको असाइन करोगे, उसको आप असाइन कर दोगे n+1। तो जो भी कॉन्स्टेंट से उसको आप हटा देते हो और क्या लिख दोगे ON। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो अभी देखा वही चीज है। फॉर ईच न्यू एलिमेंट इन द इनपुट द एल्गोरिथम डज अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क, बट डज दैट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एडिशनल वर्क मेक एनी सेंस? मतलब द वर्क इज बीइंग डन बट यू डोंट नीड टू ऐड इट हियर। यहाँ पे n+1 नहीं लिखते हैं, जस्ट विल राइट ON एंड एंड इट हियर। फिर दूसरा है देखो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे है ON स्क्वायर। ON स्क्वायर है तो सेम चीज है, देखो इट ग्रोज प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज n। आपका जो इनपुट साइज n है उससे उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ये ग्रो होता है। ये कब होगा? नेस्टेड लूप्स के अंदर, वेयर ईच लूप इटरेट्स ओवर n एलिमेंट्स। देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, चेकिंग ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे। एक फॉर लूप है, एक फॉर लूप के लिए हम यहाँ लिख देंगे n+1, दूसरे फॉर लूप के लिए आप लिख दोगे n+1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, सबसे बड़ा जो टर्म आएगा वो n स्क्वायर ही रहेगा, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON स्क्वायर होगी। फिर अगला है क्यूबिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेम चीज़ है। यहाँ पर देखो एक फॉर लूप है, इसके लिए n+1, इसके लिए n+1 और ये वाले फॉर लूप के लिए n+1, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ON क्यूब आएगा। तो इनपुट साइज n के it grows proportionally to the cube of the input size n. This happens when you have 3 nested loops. यहाँ पे 3 nested loops है हमारे पास, तो यहाँ पर हम ON cube लिख रहे थे। Checking all triplets of elements in array is one example.
वेर यू हैव टू यूज दैट। फिर है लोगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लोगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आप देखो डिस्क्रिप्शन सेम है, इट ग्रोज प्रोपोर्शनली टू द लोगरिथम ऑफ इनपुट साइज एन। इनपुट साइज एन के लॉग में वो ग्रो होता है। ये कब होता है? जब आप बाइनरी सर्च कर रहे हो। बाइनरी सर्च का एक प्रोग्राम भी मैंने नोट्स में डाल दिया है, अगर आप वो चाहो तो एग्जाम में लिख सकते हो, बट इट्स नॉट कंपलसरी, बस कॉन्सेप्ट लिखना हमारा काम है। एल्गोरिदम्स दैट रिपीटेडली हाफ द इनपुट साइज आर ऑफन लोगरिथमिक। जो हाफ कर देते हैं आपके इनपुट साइज को, उन्हें हम लोगरिथमिक कहते हैं। चलिए, ये एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजीज जो है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये चैप्टर का, तो इसको भी हम देख लेते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन स्ट्रेटजी इज अ जनरल अप्रोच जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम जो है एल्गोरिथमिकली सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम्स कोई अलग अलग एरियाज ऑफ कंप्यूटिंग से रिलेटेड रह सकते हैं, उनको हम एल्गोरिथमिक टेक्निक्स और एल्गोरिथम पैराडाइम भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी और ग्रीडी स्ट्रेटजी के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया था, अभी भी देयर आर हाई चांसेस दैट इट वुड बी आस्क्ड अगेन। तो देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में हम एक प्रॉब्लम को सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। फिर वो जो सब प्रॉब्लम्स है उनका सेपरेटली हम सोल्यूशन निकालेंगे सब प्रॉब्लम का। मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को काफ़ी प्रॉब्लम्स में हमने डिवाइड कर दिया, फिर उन प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिकली सॉल्व करेंगे वन बाय वन और सबको एक में कंबाइन कर देंगे टू फाइंड योर फाइनल सोल्यूशन। दे विल बी कंबाइंड टू गेट द सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। If the sub problems are large enough, then divide and conquer is reapplied। मतलब अभी सब प्रॉब्लम भी आपका बड़ा है तो उसको आप फिर से डिवाइड करोगे और सब प्रॉब्लम्स में। ये देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल है। सबसे पहले आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 के कितने भी सब प्रॉब्लम्स है। फिर उस सब प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन निकाला, फिर वो सब प्रॉब्लम के सब सोल्यूशंस को कंबाइन करके हमने मेन जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन जो है यहाँ पर निकाल दिया है। सो द 3 स्टेप्स आर डिवाइड, conquer and then combine। चलो एग्जाम्पल देख लो, बस थोड़ा सा थ्योरी लिख देना डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में और एक एग्जाम्पल लिख देना मर्ज सॉर्ट का। मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करता है। मतलब आपके पास एक लिस्ट है कोई एलिमेंट्स की, उसमें कोई नंबर्स दिए गए, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अगर जमाना है तो आप मर्ज सॉर्ट यूज करोगे। इस मेथड में आप डिवीजन डायनामिकली निकालते हो। मर्ज सॉर्ट ऑफ एन ऑन एन इनपुट अरे विद एन एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ दीज 3 स्टेप्स। देखिए, सबसे पहले आप डिवाइड कर दोगे 2 सब लिस्ट्स में, S1 एंड S2 विथ n/2 एलिमेंट्स। फिर वो सब लिस्ट्स को S1 और S2 में आप सॉर्ट करोगे और फिर उनको मर्ज करोगे। सॉर्ट करने के बाद कैसा है ये मैं डायग्राम से बताता हूँ। ये देखिए, ये एलिमेंट्स हमने ले लिए 38, 27, 43, 10। इनको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। 38 और 27 में हमने इसे डिवाइड कर दिया, फिर ये 38 और 27 को और 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर उनको रीअरेंज करके 27, 38 यहाँ पर इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। वी डिवाइडेड इट एंड देन वी डिवाइडेड इट अगेन, और हमने उसको मतलब सब प्रॉब्लम आपने यहाँ पे क्रिएट की, दिस इज योर सब प्रॉब्लम। फिर उसको वापस आपने सब प्रॉब्लम में क्रिएट किया, उसका सोल्यूशन निकाल दिया। फिर यहाँ पर भी सेम चीज़ है, देखो 43, 10 लिया, 43, 10 को रीअरेंज करके 10, 43 यहाँ पर हमने कर दिया। सो यू फाउंड द सोल्यूशन टू योर सब प्रॉब्लम्स। अब उन सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके आप आपके मेन प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन यहाँ पर निकाल रहे हो। ड्रॉ दिस डायग्राम, एक्सप्लेन व्हाट मर्ज सॉर्ट इज, और डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी यहाँ पे खत्म होती है। देन वी हैव ग्रीडी स्ट्रेटजी। ये मेथड पॉपुलर है ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशंस निकालने के लिए। ग्रीडी टेक्निक में हम सॉल्यूशन को जो है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से कंस्ट्रक्ट करते हैं और आपका एक छोटा सा सॉल्यूशन बनता है। वो जो सॉल्यूशन है इट इज़ अ पार्शियली कंस्ट्रक्टेड सॉल्यूशन, और इसको आप कंटिन्यूअसली जो है एक्सपैंड करते जाते हो उस सॉल्यूशन को जब तक आपका एक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम आ नहीं जाता। ग्रीडी स्ट्रेटजी में ये फॉलोइंग एक्टिविटीज करते हो आप। सबसे पहले आप कोई सोल्यूशन लेते हो इनपुट डोमेन में से, फिर उसके बाद चेक करते हो वो सोल्यूशन फीजिबल है या नहीं। फीजिबल का मतलब प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है या नहीं। फिर उसके बाद वो फीजिबल सोल्यूशंस में से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लोगे जो सेटिस्फाई करता है आपके ऑब्जेक्टिव को। अगर वो सेटिस्फाई करता है देन इट इज़ कॉल्ड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, आप उसे चूज करोगे फीजिबल सोल्यूशंस में से। फिर ग्रीडी मेथड जो है आपकी इट वर्क्स इन स्टेजेस।
एट ईच स्टेज ओनली वन इनपुट इज कंसिडर्ड एट ईच टाइम। हर स्टेज पे आप सिर्फ एक इनपुट को कंसिडर करते हुए सॉल्व करते हो। बेस्ड ऑन दिस इनपुट इट इज डिक्लेयर्ड वेदर अ पर्टिकुलर इनपुट गिव्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट। मतलब एक इनपुट के बेसिस पर ही आप पूरा सॉल्व करते हो सोल्यूशन और फिर पता करते हो कि आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं। ग्रीडी स्ट्रैटेजी, ओके दिस हैज बीन रिपीटेड। हाँ, ये देखिए जिक्स्ट्राज एल्गोरिदम जो है ये आप एग्जांपल दोगे ग्रीडी स्ट्रैटेजी के लिए। जिक्स्ट्राज एल्गोरिदम पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इस एल्गोरिदम को हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी बोलते हैं। एक सोर्स से दूसरे वर्टेक्स पे कैसे आप शॉर्टेस्ट पाथ लेकर जा सकते हैं ये आप ये एल्गोरिदम से पता करते हो। The main focus is not to find only one single path, but to find the shortest paths from any vertex. कोई भी वर्टेक्स से कोई भी वर्टाइस पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा आप जिक्स्ट्राज एल्गोरिदम से पता करते हो। ये देखो यहाँ पर आपका ये A है, ओके आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस, आई वोंट राइट इट अगेन। देखो इसमें से हमको पता करना है कि कोई भी पाथ जो है, कोई भी वर्टेक्स को आप शॉर्टेस्ट पाथ लेकर कैसे जा सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स ए से। ओके तो अभी अपने को क्या करना है, इसमें सोर्स वर्टेक्स है और वहाँ से क्या डिस्टेंस है अदर वर्टाइसेस का वो निकालना है वन बाय वन। तो देखो क्या काम है इसमें आपको, ए से बी, ए से सी, एक वर्टेक्स से सब वर्टाइसेस को आपको पाथ जो है यहाँ से निकालना है, से डी और ए से ई, फिर बी से सी, बी से डी और बी से ई, सिमिलरली सी से डी और सी से ई, और लास्ट में डी से ई। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। अभी देखो इन सब का आप पाथ लिख देना बस। तो ये देखो ए से बी का क्या पाथ होने वाला है, ए से बी 4 है, सो पाथ इज इक्वल टू 4। ये सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पाथ पाथ पाथ। फिर अगला है ए से सी, ए से सी का है 8, पाथ जो है आपका वो है 8। फिर उसके बाद देखो ए से डी, ए से डी और ए से ई हम नहीं निकाल सकते, सो विल जस्ट यहाँ पे हम ना इन्फिनिटी लिख दे रहे क्योंकि अपने को पता नहीं है, वो डायरेक्टली आप वहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, हम वन बाय वन जा रहे हैं ना, एक सोर्स वर्टेक्स से दूसरे वर्टाइसेस को जहाँ जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम बी से सी की। तो देखो आप बी से सी भी जा सकते हो विच इज़ 1, और बी से डी जा सकते हो विच इज़ 3, 1 and 3। सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 3। बी से आप ई नहीं जा सकते, सो विल राइट इट एज इन्फिनिटी, बी से ई डायरेक्टली नहीं जा सकते। फिर अभी आते हैं हम इसके ऊपर सी से डी। तो देखो सी से डी आप 7 से चले जाओगे और सी से ई 3 से, सो दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 3, और डी से ई जो है इट विल बी 8। तो अभी अपने को क्या करना है, फर्स्ट वर्टेक्स से लेके लास्ट वाले ई वर्टेक्स पे आप कितना फास्ट कौन सा पाथ लोगे जिससे आप शॉर्टेस्ट पाथ में पहुंच जाओगे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पता कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लोएस्ट है 4, आप ए से बी जा रहे हो 4 में, फिर बी से सी चले जा रहे हो 1 में, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट नंबर हियर। फिर सी से डायरेक्टली आप ई चले जा रहे हो यहाँ पे, बी से सी, सी से ई। तो ये अगर आप तीनों का टोटल कर दोगे, सो ए बी सी डी ई। सो देखो ए से लेके ई तक आप बस 4 + 1 + 3 विच इज़ 8। तो आप इतने शॉर्टेस्ट पाथ में जो है फर्स्ट वर्टेक्स से लास्ट वाले वर्टेक्स पर पहुंच जा रहे हो। तो हमने शॉर्टेस्ट पाथ इस तरीके से निकाला है यहाँ पर। तो ये टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, और ये थोड़ी सी थ्योरी है। तो यही जो मैंने कहा ए बी सी डी ई विथ पाथ लेंथ 4 + 1 + 3 = 8 आप चले गए। सिमिलरली अदर शॉर्टेस्ट पाथ्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अगर आपको कोई दूसरा पाथ चाहिए, कोई ये वर्टेक्स से वो वर्टेक्स तक, तो सिमिलरली आप वो टेबल के हिसाब से कौन सा आपको वर्टेक्स से किस वर्टेक्स पे जाना है आप सोच के कर सकते हो। जिक्स्ट्राज शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम टेक्स ई लॉग वी प्लस वी लॉग वी। ओ देखो वो तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बिग ओ नोटेशन यूज किया जा रहा है। ई लॉग वी प्लस वी लॉग वी टाइम वो लेता है जहाँ पर ई आपके नंबर ऑफ एजेस है और वी आपके नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है
चैप्टर। तो सो आई रिकमेंड यू आप असिम्प्टोटिक नोटेशंस अच्छे से कर लो, उसका ग्राफ याद कर लो, फिर ये भी जो है ग्रीडी स्ट्रैटेजी और उससे पहले वाली जो हमने देखी थी डिवाइड एंड कॉन्कर, वो भी अच्छे से कर लेना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी एडीटी एज एन अरे, वो तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से देखने वाले हैं एडीटी एज एन अरे। सो लेट्स स्टॉप आवर सेशन हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, आई विल आंसर यू देयर। बट आई जस्ट रिकमेंड जितना वीडियो में दिया गया है उतना देख लें। एंड वन मोर थिंग, जो पिछला वाला टेबल था आई गेस नोट्स में थोड़ा सा इट्स बिन मेस्ड अप, ये वाला जो मैंने अभी टेबल बताया आपको उस तरीके से आप स्टडी करना। एंड अगेन थैंक यू।